गुड मॉर्निंग। मैं ओम प्रकाश मेहरा आज आपको बीए पार्ट फर्स्ट राजनीति विज्ञान पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार शीर्षक राजनीतिक दल में हमें जो आज अध्ययन करवाना है वो द्विदलीय प्रणाली से कराना है। द्विदलीय प्रणाली क्या है, द्विदलीय प्रणाली की क्या दोष है, इस बात का अध्ययन करवाना है। आज से पहले जो हमने अध्ययन करवाया, आज तक जो हमने अध्ययन करवाया वो जिन टॉपिकों का किया वो आपको एक बार बता देते हैं। हमने पहले करवाया राजनीतिक दल, उसके बाद जो हमारा अध्ययन था राजनीतिक दलों का महत्व, फिर था उत्पत्ति के आधार, राजनीतिक दलों की उत्पत्ति के आधार, राजनीतिक दलों का महत्व, राजनीतिक दलों की उत्पत्ति के आधार, परिभाषा, राजनीतिक दलों की परिभाषा क्या है, राजनीतिक दलों के तत्व, राजनीतिक दल महत्व, उत्पत्ति के आधार, परिभाषा, तत्व, राजनीतिक दलों के कार्य क्या क्या है, राजनीतिक दलों में कार्य या फिर भूमिका। फिर हमारा था दल प्रणाली का मूल्यांकन में हम दो चीजों का मूल्यांकन किया था, एक तो इसके गुण और दोष, गुण और दोष का मूल्यांकन किया था। मूल्यांकन द्वारा हमने ये समझने का अध्ययन किया था कि राजनीतिक दलों के गुण क्या है, राजनीतिक दलों के दोष क्या है, दलीय पद्धति के दोष क्या है। फिर हमारा था दलीय पद्धति को दोषों को दूर करने के उपाय, दोषों को दूर करने के उपाय, और फिर हमारा जो अध्ययन था रूप, राजनीतिक दलों के रूप या दल प्रणाली के रूप, दल प्रणाली के रूप में हमने 3 रूपों का अध्ययन किया था। एक क्या था, एक दलीय प्रणाली, दूसरा क्या था द्विदलीय प्रणाली, और तीसरा जो हमारा अध्ययन था वो था बहुदलीय प्रणाली। तो यहाँ तक हमने अध्ययन इससे पहले वाले वीडियो में कर लिया। एक दलीय प्रणाली तक हमने अध्ययन इससे पहले वाले वीडियो में कर लिया था। आज हमारा अध्ययन का मुख्य टॉपिक है द्विदलीय प्रणाली। राजनीतिक दलों की द्विदलीय प्रणाली क्या है, द्विदलीय प्रणाली से क्या समझते हैं, ये हमारा अध्ययन का बिंदु है, ये हमारा अध्ययन का शीर्षक है। द्विदलीय प्रणाली, एक दलीय प्रणाली का तो सीधा सा मतलब था जहाँ एक दल की व्यवस्था हो, वो द्विदलीय प्रणाली है। इसका उदाहरण हमने सोवियत रूस के देशों को दिया, इसका अध्ययन हमने साम्यवाद के देशों को लिया, जिसमें चीन और सोवियत संघ की बात हुई। द्विदलीय प्रणाली का अध्ययन हमने ब्रिटेन और अमेरिका को लिया, जहाँ 2 दलों की सरकार है। जब द्विदलीय प्रणाली का मतलब यह है कि जब एक देश की राजनीति में केवल 2 ही प्रमुख दल हो तो उसे हम द्विदलीय प्रणाली कहते हैं। जब एक ही देश की राजनीति में केवल एक ही दल प्रमुख हो तो एक दलीय प्रणाली, जब देश की राजनीति में 2 दल प्रभावी हो तब द्विदलीय प्रणाली, जब देश की राजनीति दलों में बहुत सारे दल प्रभावी हो तो बहुदलीय प्रणाली। तो हमारा अध्ययन जो आज का अध्ययन है वो है द्विदलीय। जब एक देश की राजनीति में केवल 2 ही प्रमुख राजनीतिक दल हो तो उसे द्विदलीय प्रणाली कहते हैं। द्विदलीय प्रणाली वाले देशों में 2 से अधिक राजनीतिक दल का गठन का वैधानिक प्रतिबंध नहीं होता, 2 से अधिक प्रतिबंध तो नहीं होता, परंतु प्रभावी 2 ही होते हैं। 2
से अधिक राजनीतिक दल हो सकती हैं, लेकिन वे इतने छोटे होते हैं कि उनका राजनीति में विशेष प्रभाव नहीं होता, उन्हें शासन में भागीदारी प्राप्त नहीं होती। उदाहरण के लिए हम इंग्लैंड यूएसए का उदाहरण ले सकते हैं। इंग्लैंड में अनुदान दल और श्रमिक दल, अच्छा, और जो हमारा यूएसए है वहाँ दो प्रमुख दल है, रिपब्लिक दल और डेमोक्रेटिक दल। इसके अंतर्गत सामान्य राजनीतिक दल का काम मंत्रिमंडल का निर्माण करना होता है, दूसरे राजनीतिक दल विरोधी दल के रूप में कार्य करते हैं। तो हमारा इसका पॉइंट है द्विदलीय प्रणाली के लाभ। द्विदलीय प्रणाली के लाभ। द्विदलीय प्रणाली के लाभ क्या है? द्विदलीय प्रणाली से शासन तंत्र को क्या फायदा होता है? वास्तविक प्रतिनिधि सरकार की स्थापना। पहला फायदा है वास्तविक प्रतिनिधि सरकार की स्थापना। वास्तविक प्रतिनिधि सरकार की स्थापना। सबसे मुख्य लाभ यह रहता है द्विदलीय प्रणाली में। द्विदलीय प्रणाली का सबसे मुख्य लाभ यह है कि इसमें वास्तविक प्रतिनिधि सरकार स्थापित होती है। प्रजातंत्र का वास्तविक अभिप्राय यह है कि जनता के द्वारा सरकार का निर्माण किया जाए। बहुदलीय शासन प्रणाली के तहत, बहुदलीय दलीय पद्धति के तहत अंतर्गत सरकार का निर्माण जनता नहीं करती, बल्कि राजनीतिक दलों द्वारा समझौता करके किया जाता है। केवल द्विदलीय प्रणाली ही ऐसी प्रणाली है, द्विदलीय प्रणाली ऐसा सिस्टम है जिसके अंतर्गत सरकार जनता की इच्छाओं द्वारा प्रत्यक्ष परिणाम होता है। जनता जिस दल को बहुमत देती है उसका सरकार होता है। इसके अंतर्गत केवल वही दल शासन का संचालन करता है जिसमें मतदाताओं का बहुमत प्राप्त हो। स्वाभाविक रूप से यह जो व्यवस्था है यह प्रजातांत्रिक धारणा के अनुकूल होती है। जनसंख्या का बहुमत इस प्रणाली से अत्यंत प्रसन्न रहता है और शासन के निर्णयों का प्रशंसा से पालन किया जाता है। दूसरा, सरकार का निर्माण सरल। सरकार का निर्माण सरल। सबसे मुख्य बात यह है कि इसमें सरकार का निर्माण सरल होता है। संसदीय शासन वाले देश में यदि दो ही राजनीतिक दल हो तो मंत्रिमंडल का निर्माण सरलतापूर्वक किया जा सकता है, क्योंकि एक दल को सरकार मिलनी है। बहुदलीय शासन व्यवस्था में एक दल को सरकार नहीं मिल पाती। बहुमत दल को सरकार के निर्माण का कार्य सौंपा जाता है। यह दल अविश्वसनीय हो जाता है और आगामी चुनाव में हार जाता है तो शासन की दल उसके हाथों में आ जाती है जो पहले विरोधी दल के रूप में कार्य कर रहा है। दूसरा, शासन के स्थायित्व और निरंतरता। शासन का स्थायित्व और निरंतरता। ये जो शासन व्यवस्था है, द्विदलीय शासन प्रणाली है, इसमें शासन का स्थायित्व रहता है। शासन में सबसे अधिक आवश्यक तत्व क्या होता है? सरकार चलाने का सबसे अधिक आवश्यक तत्व क्या होता है? सुदृढ़ और स्थायी सरकार। और सुदृढ़ और स्थायी सरकार का कथन है, सुदृढ़ और स्थायी सरकार की स्थापना है वो द्विदलीय प्रणाली द्वारा की जा सकती है। मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका में शक्तिशाली दल का समर्थन प्राप्त होता है। इस समर्थन के आधार पर मंत्रिमंडल दृढ़ता के साथ साथ कार्य संचालन करता है। ऐसी व्यवस्था में सामान्य जो द्विदलीय की सरकारें हैं वो सामान्यतः स्थायी सरकारें होती हैं। इनके द्वारा जो कार्यक्रम और नीति को विश्वासपूर्ण कार्य रूप में परिणित किया जा सकता है। अमेरिका की जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है उसका रहस्य ही द्विदलीय प्रणाली है। अमेरिका के सिद्धांत के अनुसार व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में परस्पर संबंधित नहीं रहते, लेकिन व्यवहार में राजनीतिक दल के माध्यम से इनके संबंध स्थापित हो जाते हैं। साधारणतः राष्ट्रपति जिस राजनीतिक दल का होता है, राजनीतिक दल उसी राजनीतिक दल को व्यवस्थापिका में बहुमत प्राप्त होता है। अतः शासन कार्य सुगमतापूर्वक चलता रहता है। लेकिन बहुदलीय प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रपति को सदैव ही व्यवस्थापिका के विरोध का सामना करना पड़ता है। वर्तमान समय में द्विदलीय प्रणाली कभी कभी इस बात का विरोध भी करती है।
नंबर 4, संवैधानिक गतिरोध की आशंका नहीं। संवैधानिक गतिरोध की आशंका नहीं। कभी कभार सरकारों के गठन में संवैधानिक बहुदलीय शासन प्रणाली के कारण संवैधानिक गतिरोध हो जाता है। बहुदलीय प्रणाली के अंतर्गत ऐसी घटना उत्पन्न हो जाती है कि कोई भी राजनीतिक दल अकेले या पास पड़ोसी के साथ सरकार का निर्माण नहीं कर पाता। संवैधानिक गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि किसको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। लेकिन द्विदलीय प्रणाली में कभी भी संवैधानिक गतिरोध नहीं होता, क्योंकि परस्पर विरोधी दल वर्तमान शासन का अंत कर शासन व्यवस्था के अधिकार करने के लिए तत्पर रहता है। नंबर 5, शासन में एकता और उत्तरदायित्व का शासन। शासन में एकता और उत्तरदायित्व का शासन। द्विदलीय प्रणाली के तहत द्विदलीय प्रणाली में शासन में एकता रहती है, शासन में उत्तरदायित्व की व्यवस्था रहती है, शासन में उत्तरदायित्व की व्यवस्था। शासन ठीक प्रकार से कार्य कर पाता है, शासन अच्छा कार्य कर पाता है। शासन कार्य सफलता के लिए सत्ता का एकीकरण होना आवश्यक है। शासन व्यवस्था में इस एकता में द्विदलीय प्रणाली के अंतर्गत ही संभव है। इसके अतिरिक्त द्विदलीय प्रणाली के शासन की कुशलता अकुशलता का उत्तरदायित्व आसानी से स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि राजनीतिक दल बहुमत में होता है। शासन संबंधी सभी कार्यों का उत्तरदायित्व उसी पर होता है। बहुदलीय व्यवस्था के अंतर्गत किसी एक राजनीतिक दल स्पष्ट बहुमत न होने के कारण शासन का उत्तरदायित्व निश्चित नहीं होता। नंबर 6, संगठित विरोध। संगठित विरोधी। द्विदलीय प्रणाली में विरोधी संगठित होते हैं। राजनीतिक दल शासन संचालन का कार्य नहीं वरना शासन को नियंत्रित रखने का कार्य भी करता है। शासन को नियंत्रित रखने का कार्य उसी समय भली भांति किया जा सकता है जब विरोधी राजनीतिक दल सुसंगठित और पर्याप्त शक्तिशाली है। द्विदलीय व्यवस्था के अंतर्गत विरोधी दल सदैव ही इस स्थिति में होता है। ये है हमारा द्विदलीय प्रणाली के लाभ। नेक्स्ट है हमारा द्विदलीय प्रणाली के दोष। द्विदलीय प्रणाली के दोष। लाभ के उपरांत भी हम इस बात से नकार नहीं सकते, हम इस बात को नकार नहीं सकते कि द्विदलीय शासन प्रणाली में नुकसान नहीं है, दोष नहीं है। द्विदलीय प्रणाली में भी दोष है, नुकसान है। यद्यपि द्विदलीय शासन प्रणाली का सबसे बड़ा गुण है स्थायित्व और निरंतरता। ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत शासन में एकता होती है, उत्तरदायित्व निश्चित होते हैं, पर लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी हम यह नहीं कह सकते कि द्विदलीय शासन प्रणाली दोष मुक्त है। रेमजेवियर ने अपनी पुस्तक हाउ ब्रिटेन इज गोल्ड द्विदलीय शासन प्रणाली की कटु आलोचना की है। द्विदलीय प्रणाली के कुछ दोष बताए हैं। उन दोषों में है मतदाताओं को स्वतंत्रता समेत। पहला दोष, मतदाता को स्वतंत्रता, मतदाता की स्वतंत्रता सीमित। सबसे बड़ा दोष, मतदाताओं को विकल्प दिखाई नहीं देता। मतदाताओं को ये विकल्प नहीं दिखाई देता कि उनको किस पार्टी को बहुमत देना है, क्योंकि सामने विकल्प भी दो है। तो ऐसी स्थिति में मतदाता के सामने स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। मतदान की स्वतंत्रता सीमित। द्विदलीय प्रणाली के अंतर्गत नागरिकों की मतदान की स्वतंत्रता बहुत अधिक सीमित हो जाती है। उन्हें दो में से एक दल को मत देना ही होता है, चाहे वो दोनों दल के उम्मीदवार दोनों दल की नीतियों से असहमत हो। व्यवहार में एक समस्या के 2 से अधिक
पक्ष होने संभव है और हो सकता है। मतदाताओं का एक बड़ा भाग दोनों राजनीतिक दलों में से किसी भी राजनीतिक दल से सहमत न हो। ऐसे व्यक्तियों को विवश होकर या तो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से तटस्थ रहना पड़ता है या छोटी बुराई को छांटना पड़ता है। मैकाइवर के शब्दों में इस पद्धति में मतदान में पसंदगी अत्यधिक सीमित होती है और स्वतंत्र जनमत के निर्माण में बाधक होती है। नंबर 2, राष्ट्र का विभाजन। नंबर 2, राष्ट्र का विभाजन। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम देश की आजादी से पहले मुस्लिम लीग और कांग्रेस के रूप में देख चुके हैं कि मुस्लिम लीग ने अपने आप को असुरक्षा की भावना से पृथक राष्ट्र की मांग कर ली थी। तो बहुधा यह देखा गया है कि द्विदलीय प्रणाली के कारण समस्त राष्ट्र ऐसे 2 दलों में विभक्त हो जाता है जिसमें समझौते की संभावना नहीं रहती। लेकिन बहुदलीय प्रणाली में राष्ट्र को आपस में न मिलने वाले समूह को भी विभाजित नहीं होने देते। लोग अपने सिद्धांतों के आधार पर बिना किसी प्रकार का समझौता किए परस्पर मिल जाते हैं और सहयोग करते हैं। नंबर 3, बहुमत की निर्भुलता। बहुमत की निर्भुलता। द्विदलीय प्रणाली के अंतर्गत सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें बहुमत निर्कुश रहता है क्योंकि एक दल को स्पष्ट बहुमत होता है। द्विदलीय प्रणाली के अंतर्गत एक राजनीतिक दल के हाथ में व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका संबंधी शक्ति प्राप्त होती है। इसके परिणाम स्वरूप एक निर्कुश बहुमत का जन्म होता है जो सदा ही अल्पमत को कुचलता रहता है, उसकी मांग की अवहेलना करता रहता है। नंबर 4, व्यवस्थापिका का महत्व और सम्मान में कमी। व्यवस्थापिका के महत्व और सम्मान में कमी द्विदलीय व्यवस्था के अंतर्गत व्यवस्थापिका के महत्व में कमी हो जाती है क्योंकि व्यवस्थापिका का बहुमत दल सदैव ही मंत्रिमंडल का समर्थन करता रहता है। अतः समष्टि रूप से व्यवस्थापिका सत्ता सीमित हो जाती है। द्विदलीय व्यवस्था के अंतर्गत व्यवस्थापिका और दल के सदस्य कार्यपालिका के इच्छानुसार मत देने वाला यंत्र मात्र बन के रह जाते हैं। नेक्स्ट है मंत्रिमंडलीय तानाशाही। मंत्रिमंडलीय तानाशाही। मंत्रिमंडलीय तानाशाही। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है, कुछ विद्वानों का यह भी कहना है कि द्विदलीय प्रणाली में मंत्रिमंडल की तानाशाही का विकास होता है। दलीय अनुशासन के कारण व्यवस्थापिका सदैव ही मंत्रिमंडल का समर्थन करना होता है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री दल का नेता भी होता है और व्यवस्थापिका के साधारण सदस्य दल के नेता की बात का विरोधी दल की सरकार न बन जाए। मंत्रिमंडल इंग्लैंड में मंत्रिमंडल के प्रभाव और समान में वृद्धि, लोक सदन के समान में कमी होने का एक प्रमुख कारण द्विदलीय शासन प्रणाली है। नंबर 6 अनावश्यक विरोध। अनावश्यक विरोध। द्विदलीय प्रणाली में सरकार और विरोधी दल दोनों ही पर्याप्त शक्तिशाली होते हैं, अतः दोनों दलों में दूरियां बहुत अधिक होती है, जिसके परिणाम स्वरूप शासन दल द्वारा हठधर्मिता और विरोधी दल द्वारा विरोध करने की प्रवृत्ति को अपना लिया जाता है। नंबर 7 अनेक बिना प्रतिनिधित्व। अनेक बिना प्रतिनिधित्व के। अनेक हित बिना प्रतिनिधित्व के। देश की राजनीति जब केवल 2 ही राजनीतिक दल होते हैं तो अनेक हित
तथा वर्गों में व्यवस्थापिका में प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता, और ये स्थिति प्रजातंत्र के लिए सबसे नुकसानप्रद है। ये स्थिति प्रजातंत्र के लिए सबसे नुकसानप्रद है। तो आज हमने BA पार्ट फर्स्ट राजनीति विज्ञान पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार और शीर्षक राजनीतिक दल द्विदलीय शासन प्रणाली। द्विदलीय शासन प्रणाली क्या है और इसके गुण क्या है, दोष क्या है, हमने इस अध्ययन को करने से पहले, हमने इस अध्ययन को समझने से पहले सबसे पहले राजनीतिक दलों को समझा, फिर राजनीतिक दलों के महत्व की बात की, उत्पत्ति के आधार की बात की, परिभाषाएं बताई, राजनीतिक दलों के तत्व बताए, राजनीतिक दलों के कार्यों के बाद हमने राजनीतिक दलों का मूल्यांकन किया कि उनके गुण और दोष क्या है। फिर हम उन दोषों को दूर करने के उपाय बताए। फिर हमने दल प्रणाली के रूपों की बात की। दल प्रणाली के 3 रूप है, एकदलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली और बहुदलीय प्रणाली। एकदलीय प्रणाली का हमने रूप में अध्ययन किया। आज हमारा रूप था द्विदलीय प्रणाली और बहुदलीय प्रणाली का अध्ययन हम कल करेंगे। द्विदलीय प्रणाली में हमने द्विदलीय प्रणाली के अर्थ को समझा और द्विदलीय प्रणाली के लाभ देखे। द्विदलीय प्रणाली के 6 लाभ है, वास्तविक प्रतिनिधि सरकार की स्थापना, सरकार का निर्माण सरल, शासन का स्थायित्व और निरंतरता, संवैधानिक गतिरोध की आशंका नहीं, शासन में एकता उत्तरदायित्व की व्यवस्था, श्रम के विरोधी। और फिर हम द्विदलीय दल प्रणाली के दोषों की बात की। मतदाता की स्वतंत्रता सीमित, राष्ट्र की विभाजन, बहुमत की निरंकुशता, व्यवस्थापिका के महत्व और सम्मान में कमी, मंत्रिमंडलीय तानाशाही, अनावश्यक विरोध, अनेक बिना प्रतिनिधित्व। थैंक यू, धन्यवाद। आज हम इतना ही करेंगे, कल हम करेंगे बहुदलीय प्रणाली। सभी विद्यार्थी इसे पढ़े और ध्यान से पढ़ते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।